नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी इंडियर पे। उत्तराखंड अपर पीसीएस एंड लोअर पीसीएस मेंस के लिए हम यहाँ पे आंसर राइटिंग सेशन करा रहे हैं। उसका ये सेशन नंबर 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दूँ कि देखिए, हम डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चंस को आपको दे रहे हैं। वहाँ पे उन क्वेश्चंस को आपको आंसर राइटिंग करना है और फिर अपलोड करना है, और अपलोड करके हम आपकी जो क्वेश्चंस होंगे उनको चेक करके आपको दे देंगे। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी इंडियर। स्टडी इंडियर का ये मेन ग्रुप है। आप चैट ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी कॉपियाँ अपलोड कर सकते हैं, फिर हम उसका असेसमेंट करेंगे। साथ साथ में एक और जानकारी मैं आपको दे दूँ कि देखिए, उत्तराखंड से रिलेटेड आप सभी को पता है कि मेंस में करंट अफेयर से भी बहुत बड़ा सेक्शन आने वाला है। तो उसी के लिए हम करंट अफेयर सेक्शन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी कवर कराते जा रहे हैं। तो आपकी जो स्टडी है वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो जाएगी। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब चलिए देखते हैं कि आज के कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए, 3 क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे आपको दे रहे हैं शुरुआत में, ठीक है, जिसमें से हम 1-2 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए, ये 3 क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने और इन 3 क्वेश्चन के बारे में आपको लिखना है। देखिए, सबसे पहले है जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में ऑफ 1999 was not an act of insane frenzy but a deliberate imposition of colonial will on India। देखिए, आप सभी को पता है आज 13 तारीख है। 13 अप्रैल 1999 को आपको पता है जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, इसीलिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। साथ साथ में यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है ये इंडियन मानसून से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द इंडियन मानसून एंड हाउ क्लाइमेट चेंज इज चेंजिंग द इंडियन मानसून, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ है आपको कि विद ए स्पेशल एम्फेसाइज ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी ट्रेस इट्स इवोल्यूशन सिंस इंडिपेंडेंस। तो आपको ये देखना है कि जो सिंस इंडिपेंडेंस से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस किस तरीके से यहाँ पे रही है। तो आज हमारा जो एजेंडा होगा, देखिए, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे, ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आज आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ठीक है, थोड़ा सा कहीं जाना पड़ रहा है जिस वजह से मैं आपका जो ये सेशन है थोड़ा सा शॉर्ट रखूँगा। बट देखिए, फिर भी मैं आपको चीज़ों को बताऊंगा किस तरीके से आपको आंसर को स्ट्रक्चर करना है और कौन कौन से आपको वहाँ पे पॉइंट रखने हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे कि आपको ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे इंडियन मानसून के बारे में पूछा है। तो बोला गया है यहाँ पे कि एग्जामाइन द वेरियस फैक्टर। तो कौन कौन से वेरियस फैक्टर है द फैक्टर अफेक्टिंग द इंडियन मानसून। तो ऐसे वेरियस फैक्टर्स के बारे में बताना है जो इंडियन मानसून को अफेक्ट करते हैं, यानी कि इंडियन मानसून किस वजह से आता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज चेंजिंग द इंडियन मानसून। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंडिया का जो मानसून है वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले इसी को डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले आपको किस तरीके से अपने आंसर को लिखना है। देखिए, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको मैंने जैसे कि बताया 1 से 2 लाइन में आपको क्या लिखना है, अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपको ये लिखना है कि मानसून होता क्या है, ठीक है। आपको लिखना है कि मानसून होता क्या है। जब आप मानसून के बारे में लिख लोगे तो आपको लिखना है द रिवर्सल ऑफ विंड, ठीक है। रिवर्सल ऑफ विंड को ही क्या कहते हैं, रिवर्सल ऑफ विंड को मानसून कहते हैं, ठीक है। और जो मानसून आता है, मानसून के वजह से जो रेनफॉल होती है वो होती है समर में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानसून की वजह से जो रेनफॉल हो रही है वो समर में हो रही है, ठीक है, मेनली समर में ही होती है। तो रिवर्सल ऑफ विंड को और जो विंटर रेनफॉल, सॉरी, जो रेनफॉल है वो समर में हो रही है। इस तरीके से आपको जो इंट्रोडक्शन है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने को लिखना है कि वेरियस फैक्टर। तो आप लिखिए यहाँ पे फैक्टर्स, आपकी जो हेडिंग हो जाएगी वो फैक्टर्स की हेडिंग हो जाएगी, और फिर उस तरीके से आपको पॉइंट लिखने हैं। तो फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, देखिए, सबसे पहले होगा कि जो लो प्रेशर जनरेट होता है, लो प्रेशर, ठीक है, जो लो प्रेशर जनरेट होता है कहाँ पे, तिब्बतन जो प्लेटो है वहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से जो ईस्टर्ली जेट, ठीक है, इस ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम से आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से क्या होता है कि जो नीचे मैस्क्रीन हाई होता है वहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होता है। ये चीज़ आपको लिखनी है। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि देखिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारा नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाते हैं, और हाई प्रेशर जनरेट होने के कारण क्या होता है कि रिवर्सल ऑफ विंड्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कोरोमंडल पे क्या आती है, ये रेनफॉल होता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं साउथ ऑक्सीलेशन के बारे में लिख सकते हैं, साउदर्न ऑक्सीलेशन, ठीक है। तो साउदर्न ऑक्सीलेशन की वजह से क्या होता है ये चीज़ भी आपको लिखनी है। इसके अलावा इंडियन इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में आपको लिखना है कि इंडियन ओशियन डाइपोल भी क्या करता है, इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जो एल नीनो है, एल नीनो की वजह से भी इंडियन मानसून क्या होता है,
इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर जो इंडियन मानसून होता है, आप सभी को पता है साउथ, आप सभी को बताइए इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप के यहाँ पे इधर साइड क्या होता है, हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। कब? समर्स में। जब समर्स में यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है तो हाई प्रेशर डेवलप और यहाँ पे हो जाता है लो प्रेशर, ठीक है, इंटेंस इंटेंस हीट की वजह से। तो हमारी जो विंड्स है वो इस तरीके से जाती हैं, ठीक, इस तरीके से जाती है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से थोड़ा सा इस तरीके से टर्न हो जाती है। तो हमारी रेनफॉल इस तरीके से इंडिया में होती रहती है। जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेनफॉल होती रहती है। फिर अगर हम विंटर में लिखेंगे तो विंटर में क्या लिखेंगे, वेस्ट, जैसे मैंने बताया आपको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, विंटर में यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा और इस तरीके से फिर यहाँ पे हमारी रिवर्सल ऑफ द विंड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोरोमंडल पे जो कोरोमंडल का एरिया है वहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल होती है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है विच अफेक्ट द इंडियन मानसून, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडियन मानसून पे क्या हो रहा है। देखिए, इसके सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्लक्चुएशन की वजह से क्या हो रहा है, ड्रॉट हो रहा है, ठीक है, ड्रॉट हो रहा है, एक्सेसिव रेनफॉल होती है जिसकी वजह से फ्लड होने लग जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना आंसर को लिख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास जो डेटा आ रहा है इंडियन मानसून से उसमें भी फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो हम क्या नहीं कर फोरकास्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे, ठीक है, इंडियन मानसून को फोरकास्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो एल नीनो है, एल नीनो की जो वजह है, उसके पीछे की जो वजह है उसको हम अच्छे से नहीं डिस्कस कर पा रहे, क्योंकि जो चेंजेस हो रहा है किसमें, इन्वायरमेंट में, इस वजह से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो क्या हो रहा है कि देखिए, जब कभी कभी इंटेंस क्या हो जाती है, जो इंटेंस हीट होने की वजह से क्या होता है कि हाई रेनफॉल हो जाती है, इंटेंस हीट की वजह से हाई रेनफॉल हो जाती है। और कभी कभी लो, मतलब उतनी ज़्यादा हीट नहीं होती है, तो फिर क्या हो जाता है, इंडियन मानसून जो होता है वीक हो जाता है, और वीक होने के कारण क्या होता है, ड्रॉट पड़ जाता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से इंडियन मानसून में डिफ्लेक्शन आ रहा है, फ्लक्चुएशन आ रहा है, जिस वजह से हम इंडियन मानसून को अच्छे से ना ही फॉरकास्ट कर पाते हैं। कभी कभी जब इंडियन मानसून नीचे साउथ जो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादा ही हाई प्रेशर हो जा रहा है कभी, जिस वजह से हाई रेनफॉल आ जाती है और हाई रेनफॉल की वजह से फ्लडिंग हो जाती है। कभी कभी जो ये इंडियन मानसून है ये वीक पड़ जाता है, वीक पड़ने की वजह से ड्रॉट हो जाता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं और लास्ट में अपना आंसर लिख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, क्योंकि ये आप सभी को पता है कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, और डायग्राम की वजह से आपका जो आंसर होगा उसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगा। नाउ यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा, विद ए स्पेशल एम्फेसाइज ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी ट्रेस इवोल्यूशन ऑफ सिंस इंडिपेंडेंस। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो अपने आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हैं। तो इवोल्यूशन सिंस इंडिपेंडेंस से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो किस तरीके से रही है। आप सभी को पता है कि क्या हुआ था 1945 के बाद, क्या हुआ था कि अप्रोक्स 1948-49 से इंडिया पूरा जो वर्ल्ड हो गया था वो बाइपोलर हो गया था। कोल्ड वार स्टार्ट हो गई थी, किस किस के बीच, यूएसए के बीच में और रसिया के बीच में, और इंडिया, यहाँ पे इंडिया बीच में फंसा हुआ था। इंडिया, यूएसए कह रहा था कि हमारी साइड आओ, रसिया कह रहा था कि हमारी साइड आओ। पर वहाँ पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को इंडिया ने लीड करा था, और यही हमारा फर्स्ट जो फॉरेन पॉलिसी का जो मेन स्टेप था, नॉन अलाइनमेंट। ना ही इधर यूएसए के पार्ट में जाएंगे और ना ही हम यहाँ इसके पार्ट में जाएंगे, ये रशिया के पार्ट में, ठीक है। उसके बाद पंचशील एग्रीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पंचशील एग्रीमेंट क्या है, ये पंचशील एग्रीमेंट यहाँ पे उतना बताने का टाइम नहीं है, बट अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए और इसको जरूर पढ़िए, पंचशील एग्रीमेंट। उसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट, ठीक है, ताशकंद एग्रीमेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। उसके बाद 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, किसके साथ, रसिया के साथ, और ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर था हमारी फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है। उसके बाद 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, ठीक है, जिसके कारण ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो अभी तक हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी चला रहे थे वो सारी चीज़ें खुल गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके बाद होने लगी। उसके बाद हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी में क्या कर रहे थे हम, लुक ईस्ट पॉलिसी में जो
जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ थे उनके साथ हमको डीलिंग करना था। और नाउ जो ये लुक ईस्ट पॉलिसी है ये लुक एक्ट पॉलिसी में बदल चुकी है, लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है एक गुजराल डॉक्ट्राइन है, आई के गुजराल। ठीक है, उन्होंने कुछ डॉक्ट्राइन दी थी, उन्होंने उस 5 पॉइंट्स पे कुछ बातें करी थी, जिसमें से मैं एक बता दूं आपको। ठीक है, जिसमें से जो एक बात थी वो थी क्या, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। ठीक है, तो ये थी उसमें प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी। मतलब कहने का मतलब क्या था, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या था कि भाई इंडिया है और ये हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज है जैसे कि भूटान। सपोज हम भूटान को कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ हेल्प कर रहे हैं, बट हम उस नॉन रेसिप्रोसिटी में क्या होगा कि भाई हम भूटान को हेल्प कर रहे हैं, बट आप उनसे ये मत समझिए कि वो भी आपको हेल्प करेंगे। बस ये समझिए यूनिलेटरल एक्शन होना चाहिए, आपको यूनिलेटरल कंसेशन देना है आपको। आप फिर उससे ये ना मत बोलिए कि भाई हमने आपको कुछ हेल्प करिए तो आपको भी हमें हेल्प करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा रिलेशन बेटर हो जाएंगे। अगर हमें अपने नेबरहुड्स के साथ अगर अच्छे रिलेशन बनाने होते तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, यूनिलेटरल कंसेशन आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से 5 पॉइंट थे, आप उसके बारे में ज़रूर पढ़िए। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़े। आपको बताया कि हमने 2 न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चलाए थे। ठीक है, और फिर हमने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बनाई अपनी। ठीक है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बनाई 2003 में। ठीक है, कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जिसमें थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है कि किस तरीके से हम सिंस इंडिपेंडेंस से अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो अपने क्वेश्चन में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद आज की डेट में क्या लिखोगे, आज की डेट में देखिए कंक्लूजन में आप इस तरीके से लिखोगे, देखिए जो अपना ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है आज की डेट में बहुत ज़्यादा उसमें डायनेमिक्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। तो हमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ज़रूरत है एज ए इमर्जिंग कंट्री। ठीक है, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है, ह्यूमन राइट्स की ज़रूरत है। आज की डेट में आपको पता है साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, साइबर सिक्योरिटी पे सबको सामने आने की ज़रूरत है। आज की डेट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डैट इज़ इन्वायरमेंट में इंडिया ने बहुत बड़े अच्छे स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि इंडियन सोलर अलायंस डैट इज़ लेड बाय द इंडिया। तो ये सारी जो इश्यूज़ हैं वो आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक आपको रॉ मटेरियल दे दिया है, नाउ यू हैव टू अप्लाई इन योर आंसर राइटिंग एंड आपको उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू मेक योर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू माई रॉ मटेरियल। ठीक है, तो आई होप आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों अभी को जाना पड़ा है इसलिए मैंने चीज़ों को यहाँ पे लिखा नहीं है। आई थिंक आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं लिख के बताऊँ आपको कि जैसे मैं सेशन 2 में कराया मैंने कि पहले से लिख के ला गया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या करा, चीज़ों को आपको समझाने लग गया। ठीक है, या मैं ऐसे करूँ कि जैसे मैंने आज करा, चीज़ों को मैंने आपको रॉ मटेरियल तरीके से बताया और फिर आप अपने आंसर में उसको लिखिए। क्या सही रहेगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं वही चीज़ आगे भी करूँ। ठीक है, तो देखिए आपकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, और ना ही मैं चाहता हूँ कि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कोई भी रुकावट आए। ठीक है, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने इंडियन मानसून में बताए, अगर आपको नहीं आते तो आप प्लीज़ जाइए उनको पढ़िए। ठीक है, बट अगर आप प्रीलिम्स निकाल रहे हैं तो आई होप मुझे इतना यहाँ तक लग रहा है कि आपको वो जो कॉन्सेप्ट होंगे आपके वो क्लियर होंगे। हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत भूल गए हैं तो उनको प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन आपको किस तरीके से लगा है उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी बताइए। अगर सही लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और जैसे कि हर कोई यूट्यूबर कहता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पर मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सही लगता है, हमारे जो लेक्चर हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं लग रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, और स्टडी इंडिया के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।